अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ। नए दिन का आगाज़ है तो अच्छी सी सोच रखते हैं और पॉजिटिव सोच, जो मैं रोज़ाना आपसे कहती हूँ कि अपनी पॉजिटिव सोच रखा करें और दिन का आगाज़ जो है किसी भी अच्छी बात और अच्छी सोच से किया करें तो आपका सारा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हमें दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि हम उसकी नज़र में अपनी ही अहमियत खो दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि उनकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं रहती और हम अपना वक़ार जो है उसे खो देते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में ज़रूर सोचें कि आप क्या हैं, आपकी ज़िंदगी क्या है और आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी कितनी अहमियत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर हमारी अपनी अहमियत होगी तभी हम दूसरे लोगों का भी ख्याल रख सकेंगे, बजाय इसके कि हम दूसरों का ख्याल रखने में अपने आप को भूल जाएं। तो दूसरों का ख्याल रखें, उन्हें अहमियत दें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी आज भी अच्छी अच्छी बातें लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात रियाज साहब की है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी और बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा रियाज साहब, एक बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए है कि शर्मीन उबैद सुनाए जिन्हें 2 दफ़ा ऑस्कर अवार्ड वो जीत चुकी हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और अब उन्हें एक और एजाज़ मिलने वाला है। सो वो क्या है, उसके बारे में बताइएगा। जी, पहले तो यही कि पाकिस्तान की तरफ से यही बहुत बड़ी बात थी कि जब शर्मीन उबैद चुनाए को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला सेविंग फेस के ऊपर, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री पे। तो उसके बाद में फिर एक बार और उनको मिला द गर्ल इन द रिवर के नाम, उनकी एक मूवी थी, दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। तो 2 एजाज़ थे। इसके अलावा उन्हें एमी अवार्ड्स मिला है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज चली हैं वहाँ उनको अवार्ड्स मिले। लेकिन अब एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसने एशिया के 18 बेहतरीन डायरेक्टर्स का एक फहरिस्त बनाई है। उसमें शर्मीन का नाम उसमें शामिल है। तो इस तरह से एक और एजाज़ हुआ है कि दुनिया के बेहतरीन 18 हिदायतकारों में उनका नाम आया है। तो उसमें एक हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे वतन की एक बेटी ने अपना इंटरनेशनल लेवल पर इतना नाम रोशन किया, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में तो बहुत काम होता है, बहुत डायरेक्टर्स हैं, हज़ारों लाखों डायरेक्टर हैं। उसमें यह है कि 18 बेहतरीन में जब नाम आया शर्मीन का, तो वाकई बहुत बड़े एहसास की बात है उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, एक और अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, तो वो कहाँ पे बन रहा है और कब से उसकी तामीर शुरू होने वाली है, कितना बड़ा होगा, ये बताइए। जी, आज हम बहुत अच्छी बातें करेंगे। पिछले दिनों हम बहुत सारी सियासत पर ज़रा कड़वी कसीली बातें होती रहीं, तकलीफ दे। सुबह का आगाज़ अच्छी खबरों से होना चाहिए। तो ये बड़े स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि 1050 एकड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेडियम, बल्कि स्टेडियम नहीं, इसे स्पोर्ट्स सिटी का नाम दीजिए आप, वो एक तामीर हो रहा है और इसमें 1,50,000 अफराद के बैठने की, 1.5 लाख अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जदीद फ्लड लाइट्स भी लगाई गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई क्रिकेट मैच बारिश की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है ऊपर कवर करने का, कवर हो जाएगा, कि बारिश हो तो वो ऊपर से कवर हो सकता है। और इसमें 5 स्टार होटल भी होंगे और एक जदीद कमर्शियल एरिया भी तामीर किया जा रहा है इसके साथ ही। जी, और इसमें खाली क्रिकेट के अलावा हॉकी स्टेडियम है, बॉक्सिंग का रिंग है, बैडमिंटन कोर्ट है और स्विमिंग पूल है। तो ये जैसा मैंने कहा स्पोर्ट्स सिटी है ये। और जनाब, ये तामीर हो रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर। अच्छा, तो पीसीबी और जो है अपना रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिलकर तामीर कर रहे हैं। और ये कब तक इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी? देखिए, इसको कम से कम 2 साल लगेंगे, क्योंकि अभी ज़मीन अलॉट कर दी है रावलपिंडी अथॉरिटी ने। पीसीबी उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी। गवर्नमेंट से भी सारी परमिशंस हो चुकी हैं, गो अहेड हो चुका है। तो इंशाल्लाह 1-2 साल के ये तो, और वैसे भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख लें कराची में जब मैचेस स्टार्ट होते हैं तो पूरा शहर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और यही हाल लाहौर का भी होता है। और शहरों में जब स्टेडियम्स होते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से रोड्स ब्लॉक की जाती हैं और रास्ते बंद किए जाते हैं, जिससे आम आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये कि कभी जो इलाका शहर से बाहर होता है
फिर वक्त के कभी ना साथ वो कभी शहर के में- बीच में आ जाता है। नहीं, तो मसलन उसमें- स्टेडियम भी पहले वीराना था ये पूरा इलाका। जी। और लेकिन वक्त बहुत गुजर गया ना। हाँ, असल में होता तो- यही है कि दुनिया में यही होता है कि आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को फिर चेंज करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम बहुत देर से सोचते हैं और बहुत देर से स्टेप्स लेते हैं, बिल्कुल ये है। तो इसलिए वरना अगर हम यही चीज़ें जो है आज से 20 साल पहले कर लेते तो मैच जहाँ कराची वालों के लिए खुशी का बाइस होता है, वहाँ परेशानी का भी बाइस परेशानी होता का है भी कि बहुत बहुत बाइस हो बेचारे जाता है। जिस तरह बिल्कुल, तो से वो हम- खुशी को जो है हम सही तरह एंजॉय हाँ, नहीं कर enjoy नहीं सकते। कर अच्छा जी, अब एक और अच्छी खबर, हमारे यहाँ वैसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत कहना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर जो है बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक 13 साल बच्चा है नाज़माबाद का, जिसकी कि वीडियो आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, जो अपने ही घर में खाने पीने की अशिया बनाता है और उसके बाद उनको सेल करता है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कुछ रियाज साहब से। जी रियाज साहब। जी, वो कहा था ना कि मिसरा है शेर का कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रतेज़ है साकी। तो हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे खुददार लोग मौजूद हैं। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि हम मीडिया पर चोरों डाकुओं का तो जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे खुददार लोग हैं, गैरतदार हैं और अपने अच्छे कामों पर बिलीव करते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती। नहीं देते। तो ये फेसबुक पर वायरल हुई ये तो इसकी सोशल वीडियो। मीडिया पे फिर भी ये चीज़ें जी, वायरल सोशल हैं, मीडिया टेलीविजन पे आप देखें तो इनका जिक्र भी नहीं किया नहीं, जाता। तो ये एक बच्चा है जो कराची का इलाका है, नाज़माबाद का भी एक बहुत छोटा एरिया है, पापोश नगर। क्वार्टर्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, वहाँ का बच्चा है, अब्दुल वारिस नाम है, 13 साल का बच्चा है ये। और ये घर में अपने बहन भाइयों की मदद से छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़ और डोनट्स और मैक्रोनीस तैयार करता है और वो ख़ुद भी बेचता है अपने ठेले पर, और छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं गली मोहल्लों में अंदर इस यानी कैटेगरी में समझिए वो बेचारा बेचता है, गुजारा करता है। तो किसी ने उसकी वीडियो बनाई और वायरल हो गई, तो पाकिस्तान बैतुल माल ने इसका नोटिस लिया। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उनको होश आ गया। तो उन्होंने उसको 50 से 60 हज़ार रुपये की पेशकश की कि हम आपको मदद करते हैं आपके काम के लिए बढ़ाने, और आपके बहन भाइयों की तालीम का भी बंदोबस्त करते हैं। अच्छा। अब आप देखें आजकल के दौर में जबकि सॉरी कि हर शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है, और उसके बच्चे की उम्र देखिए, उसका काम देखिए, उसने ये इमदाद लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं इमदाद नहीं लूँगा, मैं अपने बलबूते पर जो मैं कर रहा हूँ मैं इसी को अल्लाह की मदद से तरक्की दूँगा और जो भी मेरे नसीब में, लेकिन मुझे इमदाद नहीं चाहिए। तो ऐसे भी लोग हमारे ऐसे पास भी लोग मौजूद हैं आजकल जो इतने खुददार हैं, और इस उम्र में आप ये देखें कि उस बच्चे को 50 इतनी से 60 जिम्मेदारी का हज़ार रुपये एहसास की है। रकम उस बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी ज़्यादा है, रकम है, बहुत बड़ी लेकिन रकम। उसने कहा कि नहीं, मैं खुद करूँगा ये सब। सो अगर हम सब लोगों में इतनी खुददारी आ जाए तो हमारा मुल्क जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा जी, अब आखिर में आप कोई अगर अच्छा सा मैसेज हमें देना चाहें। हाँ, ये मैं बहुत अरसे से सोच रहा था, ख़ास तौर से जब से कोविड शुरू हुआ है। तो अब ये जो जनरेशन है, आज जो हमारे लोग हैं, हमारी नस्ल जो है, वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई, परेशान, और ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। लेकिन एक अजीब बात ये कि इसके साथ साथ हम उसके जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको भी नहीं गवारा करते, यानी इवन मास्क भी लगाना पसंद नहीं करते, और फिर डर भी रहे हैं, खौफजदा भी हैं, फिर शक व शुबे में भी हैं। तो मैं उन लोगों को अपने चैनल के तवज्जुह से कुछ बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा सा माजी में जाएँ सॉरी इंसान और इंसानियत की ज़्यादा ना जाएं, 1900 में आ जाएं, 19 यानी 20वीं सदी के आगाज़ में। तो पहली वर्ल्ड वॉर हुई, पहली जंग अज़ीम, और इसमें तकरीबन 22 मिलियन अफराद हलाक हुए, 22 मिलियन। और आप ये सोचिए, खाली अफराद हलाक ही नहीं हुए बल्कि उनके घर भी तबाह हो गए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह हो गया, सब कुछ, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए। लेकिन उसके बावजूद फिर इंसानों ने सरवाइव किया और फिर से एक बार खड़े हो गए। फिर उसके बाद जनाब 1918 से 20 के दौरान स्पेनिश फ्लू फैला, जैसे आज हम कोविड कहते हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा। जब आप हलाकतों का अंदाज़ा करें कि उसमें तकरीबन 50 मिलियन अफराद हलाक हुए। और आप ये भी देखिए कि ये जब हम 1918-20 की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी थी या हालात कैसे थे, उसमें 50 मिलियन अफराद की हलाकत बहुत बड़ी इंसानियत के लिए। और
फिर चलिए इंसानियत फिर उससे भी निकल के आई 18 और 20 से भी, फिर लेकिन 1900 अब इतना जो केओस हो रहा है, और वो है तो उसकी वजह ये भी है कि मीडिया भी अब जो है बहुत ज़्यादा इसमें शायद। अपना रोल जो है प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा केओस मचाया हुआ है। अगर हम देखें तो हमारा मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया तो आप उठाएं तो उस पर कोविड के अलावा और कोई मैं बात यही कहना चाहता हूँ ना कि मीडिया को भी ये देखना चाहिए, लोगों को बताए तो। फिर उसके बाद 1925 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, दुनिया भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, फाका कशी की नौबत आ गई, वो दौर भी गुजरा। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, नाजी बरसर इक़्तिदार आए जर्मनी में। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया में आती ही रही हैं और पैंडेमिक्स भी आते रहे हैं, वॉर्स भी होती रही हैं, लेकिन दुनिया रुकी नहीं, दुनिया चलती रही है। और इस पैंडेमिक में जिससे कि सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है, हम निकल जाएंगे, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता इसका ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह मौजूद है और वो अपने लोगों को इसी तरह से आजमाता है। थैंक यू रियाज साहब, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अब लेंगे एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे कुछ हेयर और स्किन के हवाले से। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स देती हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। सो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम उस्मा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सो महविश बताइएगा, वेदर जो है आजकल बड़ा अजीब सा हुआ है, स्पेशली कराची का देखें, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, और इस मौसम में जो है स्किन भी हम लोगों की अजीब सी होने लगती है, समझ नहीं आता, किसी टाइम ड्राई हो रही होती है, किसी टाइम जो है बहुत ऑयली होने लगती है, और बालों का भी जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। आपके पास किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं आजकल के मौसम के हवाले से? सर्दियों में हमारे पास एक्जिमास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। जिन लोगों को नेचुरल टेंडेंसी होती है एक्जिमा डेवलप करने की, तो उनका एक्जिमा सर्दी में एग्रेवेट हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी जिल्द बचपन से खुश्क है, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए सर्दियों के मौसम में अपना। अच्छा, छोटे बच्चे भी जो होते हैं उनमें भी अक्सर ये एक्जिमा का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे 1 साल के बच्चे होंगे या 1 से 1.5 साल की उम्र के जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी स्किन उतरने लगती है, और वैसे ही उनकी तो बहुत ही नाजुक सी स्किन होती है, तो वो उतरना शुरू हो जाती है। उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बड़े हो या बच्चे, सबको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो सर्दियों में तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, अपने बेदिंग टाइम को लिमिटेड रखें। ज़्यादा देर वॉशरूम्स में गर्म पानी में यू आर टेकिंग शावर, तो उसमें आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स दे स्ट्रिप ऑफ। दूसरा ये कि मॉइस्चराइजिंग सोप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो इतनी ड्राइनेस नहीं आएगी। और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन फ्रीक्वेंटली। जितना आप ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो एक्जिमा का फ्लेयर उतना ही कम आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका बेसिकली ख्याल रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने उसे बताया कि अक्सर लोग शावर लेने जाते हैं वो सर्दियों में, तो पूरे स्टीम भर के और फिर काफ़ी देर अंदर शावर में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तो बहुत मज़ा आ रहा होता है कि गर्म हुआ हूँ वॉशरूम, लेकिन जब वो ये कि स्किन फिर आपकी जो है और ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर बाद में ये है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा, अगर कोई होम रेमेडीज होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि घर में अगर हर कोई जो है देखें बहुत ज़्यादा ये लोशंस और ये चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऑयल्स जो कि हम घर में ही मौजूद हों और वो लगा लिए जाएं? जी, नहाने के बाद ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये बॉडी पे लगाए जा सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, और ये बच्चों को भी लगाया जा सकता है? बच्चों को, बड़ों को सब लगा सकते हैं ना? ठीक है, जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि महविश, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी मैंने खुद देखा है कि आपकी माशाल्लाह क्लाइंटल बहुत बड़ी है और बहुत पेशेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ लाइन लगी होती है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल जो आ रही हैं आपके पास, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और उसकी वजह क्या है?
देखिए लड़कियां जो टीनेजर्स हैं, जैसे ही वो एडोलेसेंस में आती हैं तो पहले तो उन्हें एक्नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। जी। दूसरा, आजकल बहुत कॉमन हेयर फॉल आ रहा है, और इन सब का अंडरलाइन कॉज अगर देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि पीसीओएस। पीसीओएस के नाम से बड़ा मशहूर है, जी। वो बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल, यंग जनरेशन में बहुत काफी ज़्यादा। देखने में मिल रहा है। अच्छा, अक्सर लोगों को इसका पता भी नहीं है, तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें कि एक्चुअली पीसीओएस हैं क्या, क्यों होता है, और इससे हमारे यही जैसे स्किन पे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो क्या वजूहात इसकी क्या हैं? देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बेसिक वजह जो है ना, वो जेनेटिक है। मतलब आपके पेरेंट्स में, मदर को, खाला को, कजन्स में, बहनों में, मतलब कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल सकता है कि आपकी वो फैमिली में चीज रन कर रही है। और दूसरा ये कि आजकल का लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स जो कि ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं बच्चों को यंग एज में। यू कम अक्रॉस पीपल जिनका वेट ओवर होता है। बच्चे अमूमन जंक फूड की वजह से ज्यादा पुट ऑन कर लेते हैं अपना वजन, तो ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्दर हार्मोन्स को खराब करने में, इट प्लेज अ रोल इन सारी चीजों को बिगाड़ने में। तो ये एक चीज है कि अगर आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रही है तो बच्चों में आ सकती है। मदर को यंग एज में हो सकता है ये अंडरलाइन कोई फैक्टर्स हो जो कि उस जमाने में डायग्नोस ना हुए हों, तो वो आगे चल के बच्चों में आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि हम लोग टेस्ट वगैरह करा के और मालूम किया जा सकता है। सो आप किस तरह से ट्रीट करती हैं कि पहले आप कोई आपके पास पेशेंट आता है तो उसके आप टेस्ट ज़रूर करवाती हैं ताकि पता चले कि अंडरलाइंग डिजीज़ जो है उसकी वजह क्या है, अगर एक्नी हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक्नी एक बहुत कॉमन से एक जैसे आपने कहा कि एडोलेंस जैसे ही होती है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लड़कियों को, इवन लड़कों को भी फेस करना पड़ता है, और उसके रीजंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जो है एक्नी एक ही वजह से हो रही हो। जी जी बिल्कुल, हर इंसान में अंडरलाइन हार्मोनल हमें डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे सपोज की लड़की आई मेरे पास जिसकी हार्मोनल हिस्ट्री मैंने ली, जैसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी डिस्टर्ब्ड है, तो फिर हमें उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। हो सकता है अभी उसको इतने एविडेंट सिम्टम्स ना हो क्योंकि उसकी एज यंग है, लेकिन लेटर ऑन वो प्रॉब्लम फिर बिल्टअप हो सकती है। और यही पॉइंट होता है जहां हमें एक्नी से हेयर फॉल, हेयर लॉस जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की शक्ल में आता है, उसके अलावा हिर्सुटिज्म बहुत कॉमन है। फेस पे एक्सेसिव बाल, ना सिर्फ फेस पे बल्कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज पे ज्यादा थिक बाल आना बच्चियों में, ये एक बहुत कॉमन चीज देखी जा रही है। कभी कभार लोग लेजर के कर्ज से आ रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें इवेल्युएट करना होता है कि अंडरलाइन हार्मोन्स उनके सेट हैं या ऊपर नीचे हैं। तो अगर अंडरलाइन हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं तो सिर्फ लेजर उनके लिए जरूरी, मतलब काम नहीं करेगा जब तक हम उसका अंडरलाइन कॉज को एड्रेस नहीं कर लेते। तो ये चीजें इवेल्युएट करना अर्ली स्टेज पे बहुत जरूरी है। रूट कॉज मालूम हो तो फिर यह है कि आप उसको ट्रीट सही तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत हमारे यहाँ पे लड़कियों को, लड़कों को भी बहुत शौक है हमारे रंग गोरा करने का, और उसके लिए जो है डिफरेंट तरह की क्रीम्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, और देखा नहीं जाता कि उनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और अक्सर ये होता है कि इसमें स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं जो फौरी तौर पे आपके रंग को साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उसके फिर लेटर ऑन बहुत बुरे नताइज होते हैं। इसके स्किन कैंसर भी देखने में आया है कि वो लोगों को हो जाता है। सो आपके पास कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं जो कि पहले अपने आप को, अपनी स्किन को ख़राब कर चुके हैं इस तरह की क्रीम्स यूज़ करके, और फिर वो आपके पास आए हो कि अब इसको ठीक कर दें? देखिए ये डेली बेसिस पे तकरीबन 10 से 12 पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही जो ये जी बिल्कुल स्किन बिगाड़ के, और बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्रीम्स, और अक्सर सैलून से वो लोग लेते हैं मिक्सचर बना के, उसमें पोटेंट स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं, उसमें मर्क्यूरी रिच क्रीम्स जो कि बहुत ही हैजार्डस है स्किन के लिए। और उसके बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है कि मदर्स आती हैं अक्सर यंग बच्चियों को लेके कि इसकी 1 महीने में शादी है, अब इसको सही कर दें। अब उस वक्त हालात कुछ ऐसे होते हैं कि स्किन का बिल्कुल बहुत ही डैमेज हो चुका होता है। स्किन के थ्रू आप यू कैन
विजिबली सी द ब्लड वेसल्स अक्रॉस द स्किन। इतनी पतली आपकी स्किन हो जाती है, इतने उस पे बाल और दाने आ जाते हैं स्किन पे कि उस वक्त 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम उनको ठीक कर पाएं। तो ये ज़रूरी है कि ये एक मैसेज हमें पहुंचाना चाहिए सबको कि ये हैज़ार्डस क्रीम्स जो हैं उनको यूज़ ना किया जाए, उनको बिल्कुल भी, जो सब स्टैंडर्ड क्रीम्स हैं उनको तो बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। अगर किसी को गोरा करना है अपना रंग, तो सबसे पहले तो आई वुड टेल एवरीवन। अच्छा माविश, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, एक ब्रेक का टाइम है, इसको ही हम बात को आगे जारी रखेंगे कि लोग अगर रंग गोरा करना है, अपनी स्किन को सही रखना है, तो उस पर आप टिप्स दीजिएगा ज़रूर जो कि लोगों के लिए नुकसान देना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा माविश हमारे साथ यहीं पर मौजूद होंगी, उनसे बातचीत होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और डॉक्टर माविश हमारे साथ मौजूद हैं। जी माविश, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रंग गोरा करने पे। सो अगर तो नहीं, यकीनन लोगों को बहुत क्रेज़ है रंग गोरा करने का, तो कौन से ऐसे सेफ तरीके हैं जिससे कि रंग भी साफ़ हो सकता है, स्किन भी बेहतर हो सकती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो? क्योंकि जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर लोगों में, यही जो क्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि ख़ुद भी 3-4 क्रीम्स को मिक्स करके एक फार्मूला बना दिया जाता है, या फिर वो सैलून से लेकर आते हैं ये वाली क्रीम्स, वो एकदम से रंग तो साफ़ कर देती हैं और आप विद इन अ मंथ आपका रंग जो है बहुत साफ़ हो जाएगा, स्किन बड़ी ग्लो करने लगेगी, लेकिन 1-2 महीने बाद ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो माविश, कौन से ऐसे मुझे बताइएगा कि सेफ़ तरीके हैं जो कि लोग कर सकते हैं? देखिए, सेफ तरीका तो ये है कि स्किन को ना सिर्फ आप लोगों का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमारी स्किन बहुत ही गोरी हो जाए। असली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि स्किन जो है वो हमारी हेल्दी भी रहे, क्योंकि हेल्दी स्किन जरूरी नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्शन ही साफ हो तभी आप अच्छे लगें और आपकी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे हों और बेशक आपका रंग बहुत गोरा हो। तो मेन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हेल्दी ग्लोइंग स्किन हो, जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, इवन टोन हो। ये एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल सफेद रंग होना चाहिए, दूध के जैसा सफेद रंग, वो तो अच्छा भी नहीं लगता। वो अच्छा भी, और वो इतना अट्रैक्टिव होता भी नहीं है अगर देखा जाए। सॉरी, इतना अट्रैक्टिव होता भी नहीं है ऐसा रंग। बिल्कुल, हमारा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन जो एशियन पॉपुलेशन में देखा जाता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसका भी ख्याल रखा जाएगा तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके बच्चों में से किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उनमें एक कॉम्प्लेक्स ना डालें, क्योंकि आजकल सिर्फ जैसे आप दिखते हैं वो चीज़ काउंट नहीं करती है। आपकी एजुकेशन क्या है, आप में क्या टैलेंट्स हैं, वो चीज़ें ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस रखती हैं। आई एग्री टू दैट कि आप कैसे दिखते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही चीज़ पे फोकस किया जाए और बच्चों को बचपन से इस बात का कॉम्प्लेक्स दिलाया जाए कि तुम्हारा रंग तो इतना काला है। तो अगर ऐसा है भी तो आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। बच्चों की ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए जो कि उनकी स्किन, उनके बालों पे इम्पैक्ट जिनके ज़ाहिर हों। तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बच्चे की न्यूट्रिशन बचपन से ही अच्छी होनी चाहिए, जो कि बड़ा हो के एक हेल्दी इंडिविजुअल बने। दूसरा ये कि सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डार्क होती है, तो अगर हम लोग सन ब्लॉक रेगुलरली लगाएंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने कॉम्प्लेक्शन को बचा सकते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर देखें तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सन ब्लॉक यूज़ करना है, और स्पेशली कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़कियां लड़के जो हैं वो सन ब्लॉक यूज़ ही नहीं करते और उसी धूप में, इतनी तेज़ धूप में वो जाते हैं और सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से भी उनकी स्किन, रंग तो ख़राब होता ही है लेकिन साथ ही स्किन भी, एक्नी का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है।
तो सन ब्लॉक का आप ज़रूर इस पे एम्फेसाइज कीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से हम डेली अपना फेस वॉश करते हैं, उसको साफ रखते हैं, इसी तरह से उसके बाद जब हम धूप में निकल रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से कितने SPF का सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करना चाहिए वैसे माविश? डिपेंड करता है कि आपका सन एक्सपोजर डेली बेसिस पे कितना है। तो 35 से लेके 100 तक SPF अवेलेबल है। तो ये है कि जो भी आपको बेस सूट करे, बेसिकली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अक्सर हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे सन ब्लॉक बहुत ऑयली कर देता है मेरे फेस को, या फिर उनके फेस पे एक्नी आ जाती है। तो मार्केट में बहुत सारे इकसाम के सन ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। देखिए, जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स होते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं, लोशन बेस्ड होते हैं, आजकल तो पाउडर बेस्ड सन ब्लॉक्स भी आ गए हैं। और इसके अलावा आपके बीबी क्रीम में भी अक्सर SPF एडेड होता है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं आजकल। तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, लगाए हैं, लगाना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस हैं, यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अपने हिसाब का जो भी आपकी स्किन टाइप को सूट करता है ऐसा ऑप्शन हम आपको रिकमेंड करेंगे और आप उसे रेगुलरली लगाएं। वाटर बेस्ड अब तो मिल रहे हैं बहुत सारे, सॉरी वाटर बेस्ड और एक्वा बेस्ड सन ब्लॉक्स अब तो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि आपकी स्किन को जो है वो ऑयली नहीं करते। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। वाटर बेस्ड भी हैं, जेल बेस्ड भी हैं। एक्नी प्रोन स्किन पे जेल बेस्ड ज्यादातर चलते हैं। ओके। और तीसरा ये कि फिर हमारे पास सेफर ऑप्शंस हैं वाइटनिंग के, जिनमें ऐसी चीजें होती हैं जो बेशक आपको एकदम से गोरा नहीं करते, लेकिन वो आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करते हैं। कहीं कहीं अगर आपके पिगमेंटेशन है, उस पिगमेंटेशन को अगर ट्रीट किया जाए तो आपका एक इवन टोन आ जाएगा, तो उससे भी काफी बेहतरी आती है। हाँ, डिस्कलरेशन हो रही होती है वो बेहतर हो जाती है। सॉरी, कि डिस्कलरेशन जो हो रही होती है स्किन के ऊपर वो ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल, टू टोन स्किन की अक्सर हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि आपके सोने और उठने का रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप रात को सोएंगे तो आपकी बॉडी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चली जाएगी। रात को टाइम से सोने में हमारी बॉडी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। जो भी आपके डे में वियर एंड टियर हुआ है वो बॉडी एक ऑटो रिपेयर प्रोसेस में चली जाती है। जो लोग रात की नींद मिस करते हैं उनकी फिर डैमेजेस ज्यादा होते हैं। नो मैटर आप दिन में 10 घंटे भी सो लें, लेकिन रात की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हम लोगों का स्लीपिंग पैटर्न इतने डिस्टर्ब हो गए कि उस वजह से भी जो है हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सिर्फ स्किन या हेयर पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और रात में अगर वक्त से सोया जाए, जल्दी सो लिया जाए, और तो उसमें आपकी बॉडी को जो आपने बताया माविश के हीलिंग प्रोसेस, एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, उसको टाइम मिल जाता है और वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो अपना टाइम मुकम्मल कर लेता है सुबह तक। लेकिन अगर आप रात को सोएंगे ही नहीं और 8-9 घंटे की नींद अपनी पूरी नहीं करेंगे तो वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। इसीलिए रात की नींद जो है उसको ज़रूर पूरा करें, जल्दी सोएं, ताकि आपके यहाँ तक भी कहने में आया है कि कैंसर जो है उसके जो सेल्स हैं वो भी हील हो जाते हैं अगर आप अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको सही कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम डाइट के हवाले से बात कर लें माविश कि किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि पानी कितना पीना चाहिए वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो एक रेकमेंडेड अमाउंट कितना है पानी का, वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए अगर हमने अपनी स्किन को बेहतर करना है? 8 ग्लासेस आपके मतलब अगर आपका इतना एक्सर्शन वाला रूटीन नहीं है जिसमें आप स्वेट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 8 ग्लासेस आप पिए। इतना पिए, कम से कम 8 ग्लास तो आप पानी पिए। और खाने में जो है इसके फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और वेजिटेबल्स का, और वो भी ऑयली चीज़ों से बचें। डेफिनेटली देखिए, हमारी न्यूट्रिशन में 5-6 ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं। हम उस किसी भी एलिमेंट से छेड़छाड़ करेंगे तो उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर आएंगे। हो सकता है आज नहीं वो चीज़ें जाहिर हो रही हैं, हो सकता है विद इन 4-5 ईयर्स आपके ऊपर वो इम्पैक्ट जाहिर हो। और ये जो आजकल फैट डाइट्स आई हुई हैं वो तो बिल्कुल ना करें। उसके बाद जो एक्सट्रीम हेयर फॉल्स हो रहे हैं, एकदम से आप एक महीने में आपका 10 kgs वेट लॉस हो रहा है, 8 kgs हो रहा है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब आपकी हड्डियों में कमजोरियां आ रही हैं, आपके जॉइंट्स नहीं मूव कर पा रहे हैं, आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं रहता, ऊपर से आपके बाल, सबसे जो मेन इम्पैक्ट आ रहा है ऐसी डाइट्स का विजिबल इम्पैक्ट,
वो लिटरली लड़कियों के बाल आधे होके रह जाते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो आप ऐसे ही देखें कि बाल बहुत ज़्यादा मीन के डैमेज होने लगे हैं, क्योंकि पानी कराची में जो है आपको पता है कि साफ़ पानी नहीं आता और अक्सर जगहों पे खारा पानी आ रहा होता है, जिसकी वजह से बालों का टेक्सचर बहुत ख़राब हो रहा है, बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें अगर इस तरह की डाइट्स की जाएँ तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है सिर्फ ये नहीं होता कि आपका वज़न कम हो जाता है, तो वज़न इतनी जल्दी जो कम होता है तो उसकी कोई वजह भी होती है। उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी वीकनेस होने लगी है कि जिसकी वजह से सिर्फ वज़न तो कम हुआ, वो आपको नज़र आ गया, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स और भी होते हैं, बाल गिरने लगते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये बालों के गिरने पर भी अगर हम बात करें महविश थोड़ी सी कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना होता है कि कॉज क्या है उस बाल गिरने की। जब तक हम उस कॉज को नहीं ढूंढेंगे और उस कॉज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी ट्रीटमेंट्स ले लें, इट वोंट इम्पैक्ट यू इन दैट वे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सन में डिफरेंट कॉज होती है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस। स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो भी एक नोन फैक्टर है। कभी कभार आपकी बॉडी एक फिजिकल स्ट्रेस में जा रही है, जैसे कि मैंने बोला डाइट वगैरह, लेकिन इसके अलावा अगर आपको 3 से 4 महीने पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बीमारी हुई है जिसमें आपको बहुत दिनों तक बुखार रहा, उसका इम्पैक्ट भी विद इन 3 मंथ्स आ सकता है। जैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना देखा जा रहा है कि कोविड के पेशेंट्स में, हमारे पास कोविड के इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनके लेटर ऑन लाइक आफ्टर 2 to 3 months एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक टेम्पररी चीज है, इट्स गोइंग टू रिकवर ऑन इट्स ओन। जैसे ही आप अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, आपके बॉडी में हेल्थ वो रिवाइव होगी, तो फिर आपके हेयर ग्रोथ भी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि ऐसे पेशेंट्स को आई वुड से कि वो स्ट्रेस ना लें एंड दे कैन जस्ट वेट एंड दे कैन हैव अ गुड डाइट। और साथ में हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। कभी कभी एक्सट्रीम हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे PRP हो गया, जैसे मीजोथेरेपी हो गया। तो इस तरह के प्रोसीजर्स भी एक्सट्रीम हेयर फॉल को एकदम से रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच महविश, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। और आज तो हमने बात की कि जो कॉमन एक प्रॉब्लम्स हैं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं उसके ऊपर और उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से कि आपने प्रोसीजर्स के ऊपर बात की, तो ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं ये आजकल बहुत इन हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा कभी प्रोग्राम में जो है बुलाएंगे और इनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का महविश। थैंक यू जी। अब एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और अब मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मरीना सैयद उनका नाम है और वो हैं बाइक राइडर। जी हाँ, बाइक चलाती हैं कराची शहर में और सिर्फ चलाती ही नहीं है बल्कि सिखाती भी हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीना। वालेकुम सलाम। बड़ा अलग सा काम करती हैं आप, बड़ा डिफरेंट, क्योंकि हमारे मुल्क में तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि लड़कियाँ जो हैं वो मोटर बाइक चलाएँ। अलग करने में तो मज़ा है मज़ा तो है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है फिर। जी बिल्कुल। जब तक आपकी चीज़ नीड नहीं पड़ती तब तक आप उसको अपील नहीं कर सकते हो ना। जब मेरे लाइफ में भी था कि मुझे करनी है, तब तक मैं नहीं कर पाई। लेकिन बड़े वो कॉन्फिडेंस की बात है कि आपने एक स्टेप लिया और आपने जो है कहा कि नहीं मैं बाइक चलाऊंगी। तो कैसी सोच कैसे आई? तो आपने कहा कि नीड जब बनी बाइक चलाना, तो फिर की तो क्या नीड बनी आपकी बाइक चलाना? शुरू में जब मैं छोटी थी तो मुझे साइकिल बहुत पसंद था, क्योंकि मैं अपने घर से अपने किसी कज़न घर भी जाना होता था, मुझे साइकिल में जाना अच्छा लगता था। और तब मुझे नहीं आती थी, तो अम्मी मुझे अलाउ भी नहीं करती थी कि नहीं तुम लड़की हो। लड़कियों को, मैं 10 साल की थी, मतलब बचपन में साइकिल हमारे में कोई चलाता नहीं था। जब भाई 9 साल का था, मुझसे 1 साल छोटा है,
तो वो चलाने लगा, मैंने कहा अच्छा मुझे भी चलानी है। जब वो ग्राउंड के साथ साइड पे जाके चलाना सीखता था तो मैं भी उससे लेती थी कि यार मैं तुम्हें ना अपनी लंच दे दूंगी स्कूल में, तो मुझे साइकिल दे देना। तो मैं उसके साइकिल लेती थी और ग्राउंड के पास मैं उससे मुझे एक बार धक्का दिया, फिर मैं खुद से ट्राई करती थी और बहुत बार गिरी हूँ साइकिल में भी। मेरे पैर में बहुत चोटें लगी है, बहुत बार गिरी हुई, लेकिन फिर भी उठती थी। और घर में किसी को पता नहीं था कि मुझे साइकिल आती है। जब अम्मी को पता चला कि हाँ महीना साइकिल चला रही है, उन्होंने फौरन भाई की भी साइकिल छुड़वा दी। अच्छा कि ना ये चलाएगा ये भी नहीं हाँ चलाएगी। जी। तो फिर और मैं गंजी भी होती थी अपने पूरे माशरे में, मैं साइकिल वाली के नाम से मशहूर थी। मतलब एक लड़की गंजी और भी साइकिल चला रही है। बेशक मैं बिल्कुल बाली में गंजा कर देती थी। तो फिर उसके बाद जब भाई ना रेंट पे लेता था, मैं पैसे जमा करती थी, रेंट पे कहती थी मेरे लिए भी लेकर आओ। अच्छा। मैं भी रेंट पे लेती थी और पूरा एरिया घूम के ना वापस 1 घंटा घुमा घुमा के दे देती थी। मतलब बचपन में मैंने कभी खिलौनों के साथ नहीं खेला है। अच्छा। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी खिलौनों का नाम रखा हो या फिर लड़कियों की तरह। मुझे क्योंकि मेरे घर में भाई होते थे, कोई बहन नहीं होती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, ना मेकअप ना कुछ, इन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था। जैसे बड़ी हो गई तब मैं अम्मी को बोलती रहती थी अम्मी मुझे बाइक लेनी है, अम्मी बाइक लेनी है। और अम्मी ने कभी घर पे भाई को भी बाइक अलाउ नहीं की थी, भाई के पास भी बाइक नहीं होता था। कभी कभार भाई दोस्त की बाइक लेकर आता था तो मैं कहती थी यार मुझे ड्रॉप तो कर दो, मुझे बाइक, मुझे पीछे बैठना इतना पसंद था। तो मैं पीछे बिल्कुल लड़कों की तरह बैठती थी, तो भाई कहता था उतरो, मैं नहीं बिठा रहा हूँ, सही बैठो लड़कियों की तरह। अच्छा। मैं एक ही सवाल करती थी, अच्छा अगर मैं हॉर्स के ऊपर बैठूं या तुम बैठोगे तो क्या इस तरह बैठोगे, मतलब साइड पे, क्योंकि वो भी तो इसी तरह है ना, मतलब वो भी नहीं। ये अगर आप देखें तो सिर्फ हमारे मुल्क में एक ये तरीका जो है हमने दरियाफ्त किया है कि लड़कियां पीछे अगर बैठेंगी बाइक पे तो साइड पे होके बैठेंगी, वरना सारी दुनिया में जो है वो एक ही तरीका है बाइक। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ कि अगर इस पे अगर एक बंदा बाइक चला रहा है, अगर चलो लड़की बाइक चला रहा है, मैं साइड पे बैठ के बाइक चला सकती हूँ, तो वो अगर आप दोनों मतलब साइड पे रख के बैठोगे तो वो बाइक बैलेंस भी होती है। तो मुझे जब भी मुझसे बाइक बोलती थी ना, सुबह उठाती थी कि मुझे ड्रॉप कर दो, कभी कभार वो भी, तो मैं जाके फौरन ऐसे बैठा थी, फिर मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। अब मैं 10 मिनट तो बहस चल रही होती थी हमारी, उसके बाद चलो ठीक है बैठ जाती थी मैं। तो फिर कैसे इजाजत कैसे मिली और किस तरह से फिर आपने बाइक खरीदी और उसको चलाना कैसे? इजाजत के लिए तो अब मैं स्टोरी बताती हूँ, जो स्टोरी थी कि चलो जब शौक थी, अम्मी को बोलती रहती थी, अम्मी मना करती थी, तो मैं कहती चलो ठीक है। अम्मी ने कहा रिक्शा लगवा देती हूँ मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था सुबह यूनी जाने के लिए, उसके बाद ऑफिस से घर आने के लिए। अब रिक्शा था मेरे पास, अब उनको भी सुबह मैं कभी लेट उठूँ, कॉल कर रही हूँ भाई आ जाए, बाजी आपने मुझे 8 बजे नहीं बोला, अब मैं डिफेंस हूँ, मैं नहीं आ रहा। अब मैं बोला भाई यार मैं लेट उठी हूँ, तो आपको तो पता था 8:30 बजे मुझे जाना है। खैर अब उसके लिए वो नहीं, तो मैं नीचे जा रही हूँ, चिंची ले रही हूँ, बस ले रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, यूनी जा रही हूँ, यूनी से फिर मैं पूरे 4 किलोमीटर पैदल जा रही हूँ। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर ऑफिस से मैं तब कॉल करो अपने ड्राइवर भाई को, तो वो फिर उसके नखरे खत्म ही नहीं होते। उसके बाद दोबारा आप आके चिंची या बस लो, फिर रात को कभी 11 ऑफिस ऑब्वियसली मीटिंग होती, कभी क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब था, कभी कभार मेरी मीटिंग होती थी तो मुझे 11:30-12 बज जाता था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं जाके स्टॉप पे खड़ी हूँ तो मतलब लोग कहते हैं बाइक लोगे तो हैरेसमेंट होगा, वहां पर मैं फुल अबाया में होती हूँ, मतलब थी, मतलब मेरी लाइफ जब मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रही थी कि मैं ऑफिस जाऊँ या यूनी जाऊँ, क्योंकि हम सैयद कौम से हैं, तो फैमिली मुझे अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, अगर मुझे यूनिवर्सिटी भी अलाउ नहीं करते कि बीए कर लो, घर बैठे बैठे कर लो, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे कर रहे हैं, घर बैठे बैठे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तुम घर बैठ के बीबीए नहीं कर सकती हो। तो मुझे फिर मैंने उसके लिए भी बहुत अपने घर में स्टेप लिया, नहीं मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपके एजुकेशन नहीं होते, बहुत चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी जब ली तो मुझे परमिशन नहीं मिली, तो उसके बाद मैंने ऑफिस भी ज्वाइन की और मैंने कहा ठीक है मैं फुल निकाब करके जाऊँगी और मैं आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को भी मिला, खैर स्टेप लेना पड़ता है। उसके बाद जब वहाँ से जब मैं आ रही हूँ तो रिक्शा वाले भाई को बुला रही हूँ कि मुझे जाना है, आप कितने पैसे लोगे? अब वो पाजी आपको किधर जाना है, मतलब इस तरह आपको देख रहे। अबाई मुझे लगता नहीं कि मुझे अबाई में आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, और उसके बाद आप खड़े हो, नहीं अब मुझे नहीं जाना, कोई और मैं वेट कर रही हूँ, कोई रिक्शा वाले का। तो लड़के भी माशाल्लाह आ रहे, अब आए मैं निकाब में हूँ, मैं आंखों में आप क्या देख रहे हो। बिल्कुल हाँ, ये तो हमारा एक सोसाइटी का एक अलमिया है
कि इसको हम कब ये चीज़ ठीक होगी, कब यहाँ पे लड़कियां जो हैं वो अपने आप को सेफ समझेंगी, कब उनको उस तरह की रिस्पेक्ट दी जाएगी, पता नहीं कब चेंज होगी, क्योंकि अभी तो सालों गुजर गए हैं और हम लोगों को यही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इवन अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको हमें ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये एक बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि मुझे हमेशा से, जब मैं भी स्कूल कॉलेज में थी और इस तरह से लोग देखते हैं और आप सुबह उठ के आप वैन का वेट कर रही हैं बाहर रोड पे आके, तो लड़के आके देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो मैं तो सुना दिया करती थी उनको, ठीक है। और मेरी बहन जो है वो थोड़ी सी शाय थी, वो नहीं सुनाती थी, तो मैं हर वक्त सुना देती थी। और अभी भी मेरी यही आदत है कि अब तो खैर बड़ी हो गई तो उन्हें पता है कि हाँ एक लड़की जा रही है और ये शायद सुना भी दे, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है। तो एक दिन मैं अपनी बच्ची के साथ जा रही थी और लिफ्ट में थी और एक आदमी जो है वो देख रहा था, उसको मैंने लिफ्ट में सुना दी, ठीक है, कि तुम अपना मुंह उधर करो और उधर देखो। अच्छा, अब ये चीज़ मेरी बेटी के लिए बड़ी शॉकिंग थी कि तो उसने मुझसे, जब लिफ्ट से हम बाहर निकले तो शी आस्क्ड मी कि आपने उसको क्यों डांटा, क्योंकि उसको नहीं समझ आई कि हुआ क्या था ना, क्योंकि अभी जाहिर है बच्ची है। लेकिन मैंने जानबूझ के ये चीज़ की क्योंकि मुझे पता है कि इसी सोसाइटी में वो बड़ी होगी और एक दिन आएगा आज से कुछ सालों बाद उसको भी ये चीज़ फेस करनी है। बिल्कुल। तो अगर मैं उसके सामने आज किसी को नहीं सुनाऊंगी और नहीं रोकूंगी तो उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने किसी को रोकना है और ये चीज़ गलत है। और होता यही है कि हमारे यहाँ की लड़कियां, क्योंकि वो डर जाती हैं और वो कुछ बोलती नहीं है और उनको इस तरह की हैरेसमेंट जो है उसको फेस करना पड़ता है। खैर ये तो एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। कमिंग बैक टू बाइक राइडिंग मरीना, क्योंकि बहुत डिफरेंट सी चीज़ है और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रोड्स पे नज़र भी नहीं आती लड़कियाँ बाइक से आती हैं, क्योंकि आप दुनिया में जाएं तो बहुत इसके कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ जितने लड़के बाइक्स चला रही हैं उतनी लड़कियाँ चला रही हैं, बल्कि ज़्यादा चला रही हैं, क्योंकि बड़ी आसान रहता है, कन्वीनियंट रहता है। तो आपने जब ये एक स्टेप लिया, अब आप बाइक चलाती हैं, मींस कि आप कहीं भी आती जाती हैं तो बाइक पे ही आती जाती हैं? बिल्कुल, बाइक पे आती जाती हूँ मैं। तो कुछ कमेंट्स वगैरह और ये हरासमेंट फेस नहीं करना पड़ती हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि बाइक पे ज्यादा होगी हरासमेंट, अगर आपके पास कन्वेंस नहीं उसमें ज्यादा है। अगर आप खड़े, वरना बाइक पे आप क्रॉस कर, बाइक पे ये है कि अगर कोई आपको होता है कभी कभार, मतलब जब भी कभी बाइक रुक जाती है तो बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आके पूछते हैं क्या वो पेट्रोल खत्म हुआ है। कोई अपनी वाइफ के साथ या बहन के साथ किसी के साथ भी होता है तो आके रुकता है कि क्या वो कोई हेल्प चाहिए, तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी हैं। अब उनमें से मतलब अगर जो अच्छे होते हैं ना, कि मतलब अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो कि यार नहीं, अगर ये आ रहा है तो ये हरासमेंट के हिसाब से आ रहा है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, हर कोई ऐसा नहीं भी होता, बिल्कुल बच्चे होता है आजकल, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो कमेंट पास करते हैं, आंटी रेस लगा है और बहुत सारे लोग हैं जो बिना कुछ बोले आपको देखता रहता है, जो हरासमेंट होता है वो सिर्फ आपको देखता रहता है, आपको फॉलो करता रहता है। तो उसके लिए आप किसी अच्छी जगह पर जाए जहाँ पर लाइट हो, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो, उनके पास खड़े हो जाए 2-3 मिनट, वो खुद चला जाएगा, या फिर अपनी स्पीड बढ़ा के अपना रास्ता चेंज कीजिए, उनसे मुंह मारना तो जरूरी। अच्छा, आपने कब ये 2016 में आपने सीखी? जी बिल्कुल, जब वो सब चीजें मुझे, जब नीट, मैंने कहा जब मेरी शौक नीट पड़ गई थी ना उस टाइम पे, तो तब मैंने, जब मेरे तब सबको पता भी था कि मुझे बाइक की शौक है, मैं हर किसी की बाइक पहले ट्राई करती थी, जिसकी मैं बाइक देखूं मुझे सिखाओ। मैंने बहुत मेहनत तय की है लोगों के पास जाकर। इस पे तो हमने बात कर ली, आपने शुरू भी कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा, सिर्फ मरीना ये नहीं है कि वो बाइक चलाती हैं रोड पे, वो सिखाती भी हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, स्टंट्स भी करती हैं, ग्रुप्स लेके जाती भी हैं पाकिस्तान टूर पे। तो उसके ऊपर हम आते हैं कि नेक्स्ट आपने जो स्टेप लिया 2017 में, फिर आप पाकिस्तान टूर पे गई। जी, जैसे मैंने सीखने के बाद फिर मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया था, वहाँ मैं ऑडिशन देने गई थी। अच्छा। पूरा टीम था, तो उन्होंने कहा था तुम स्कूटी चलाती हो, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा तुम 200 cc बाइक चला सकते हो, मेरी हाइट है 5.2 और मैंने शूज़ पहनने के बाद तो मेरा पैर, मतलब 70 में भी थोड़ी सी यू आती है, मतलब दोनों टकनों के साथ आती है। अब मैंने देखो 200, मैंने कभी सुना नहीं 200 बाइक कैसी होती है। मैंने कहा हाँ मैं चला लूंगी, आप मुझे बाइक में देखा। अब मेरी स्कूटी में क्लच नहीं है, ठीक है, अब मुझे आइडिया है कि स्कूटी में क्लच नहीं है, 70 में क्लच है, सिर्फ क्लच का फर्क होता है। अब आइडिया था, लेकिन मेरे घर में और मेरे पास 70 नहीं थी जो मैं चलाती थी। मैंने कहा हाँ चला सकते हो, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो स्कूटी है, कि उसमें क्या सिस्टम है, क्या करना होता है। तो उसने कहा ठीक है, अब बस मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है, अगर सेल्फ स्टार्ट ना हो तो किक से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बाइक का है। उन्होंने मुझे बाइक दी, चाबी ये लो। अब मैं बैठी हूँ, बाइक मुझे बहुत हेवी लग रही थी, क्योंकि मैं स्कूटी चला रही हूँ 70 cc, डायरेक्ट मैं 200 cc में आई हूँ। और मैंने कहा बैठी हूँ मैं उसमें, मुझे बहुत हेवी लग रही थी, उसको सीधा करने में, वो मुझे देख रहा है। मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट होकर बोला हाँ ठीक है मैं चला सकती हूँ, और पैर मेरे बिल्कुल ठकनों में यू खड़ी हूँ मैं। तो मुझे क्या ठीक है तुम 2 राउंड लगा के दिखाओ, मैं देख रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताया रोड, तो उन्होंने कहा था ठीक है। और मैं डिफेंस में थी, मैंने पूरा रोड राउंड लगाया, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार हैवी है, फिर दूसरे राउंड लगा के मैं आगे, मैंने कहा बहुत ईजी है, क्योंकि था थोड़ा सा, मैंने कहा इसको समझो। तो फिर मेरे दिमाग में था कि अगर मुझे ये लोग ले ऑडिशन के बाद, मैं दुआ करी थी बस मुझे ले ले, और मैं ऑफिस मैंने कहा छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं, क्योंकि मुझे शौक जो बाइक का था ना कि मेरी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। मैं एक स्कूटी राइडर हूँ, मैं अगर 70 इनके अंडर में चला भी रही हूँ, मेरे साथ पूरा टीम है, क्योंकि कराची के अंदर मुझे 15 दिन चलानी थी। अच्छा। तो मैंने कहा 15 दिन में, बिल्कुल 15 दिन में मैं इंशाल्लाह अच्छा चला लूंगी, और वो भी सुबह से लेकर रात तक मुझे चलानी थी बाइक। अच्छा। ताकि मेरे साथ गौर भी टीम थे, तो मैंने चलाई तो मुझे और भी इजी लगी। फिर मैंने उसी बाइक पर स्टैंड सीखा है। जब मैं पाकिस्तान में टूर करने गया था, कराची से कश्मीर वापस आए, तो मैं इतना ट्रेन हो गई थी उस बाइक पे कि वो बाइक मेरे लिए बिल्कुल हलवा हो गई। कितने दिन का टूर था आपका? 1 मंथ। अच्छा, पूरे 1 मंथ का। 22 जून से लेकर जून से लेकर मैं हम लोग 14 अगस्त वापस बना के आ गए थे। अच्छा, और कितने लोगों का ग्रुप क्या था? हम 6 लड़कियां थे हम लोग। बैकअप पे 2 थे कि अगर कोई लड़की की तबीयत खराब हो, गिर जाए, अल्लाह ना करिए हो, अच्छा। तो बैकअप थे। और बाकी हमारे साथ कैमरामैन भी था, लेकिन था एक डॉक्यूमेंट्री थी प्रॉपर, पूरी हमारी रोड ट्रिप था, सब कुछ था। लड़कियों के लिए था कि लड़कियां टूर कर सकती है, जा सकती है, पूरी मतलब लड़कियों के लिए अच्छी थी, लेकिन पता नहीं वो लॉन्च क्यों नहीं हुई। अच्छा, लॉन्च नहीं हो सकी, लेकिन अच्छा थोड़ा सा आप ब्रीफली अपना स्टंट्स बता दीजिए, जो स्टंट्स आप करती हैं, किस तरह के स्टंट बाइक पे करती हैं? ऐसा मुझे फैमिली से बिल्कुल अलाउ नहीं है, मैंने सीखी थी व्हीली, मेरा शौक भी था। मुझे अभी भी है विश के अल्लाह करे पाकिस्तान में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म खुले जहाँ पर प्रॉपर स्टैंड सिखाए लोगों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी स्टैंड मैन है वो खुलवाए। भले मुझे शौक है, मैंने सीखा भी है, लेकिन मैं प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं हूँ। जो मैंने कहा स्टैंड्स में, जैसे बाइक को इजीली मैं अपने अंडर में चला सकती हूँ, उसको मतलब जैसे भी हो बाइक के साथ, अब उसके ऊपर खड़े होके या फिर साइड में बैठ के कुछ भी हो बाइक के साथ खेल सकती हूँ। उठाने का मतलब मैंने स्टैंड व्हीली की है, लेकिन प्रैक्टिस मेरी इतनी अच्छी नहीं है उसमें, तो मैं उसके अच्छा, लिए जो आप ट्रेनिंग देती हैं तो कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है जो बाइक चलाने की? और लड़कियां आ रही हैं, रिस्पांस क्या है, लड़कियां आ रही हैं आपके पास? जब मैंने 2017 में सोचा था, क्योंकि मैंने खुद सीखने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, मेरे फैमिली को नहीं पता था कि मैं सीख रही हूँ, मैंने स्कूटी खरीदी, फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था, मेरी अम्मी अब्बू गए थे इस्लामाबाद, सिर्फ भाई था मेरे साथ यहाँ पर, तो बिल्डिंग में बहुत सारी बाइकें खड़ी होती, मैंने बीच में जाके कोई बाइक छुपा के रख देती थी, स्कूटी थी उसको पैक कर देती थी। तो सीखने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं बहुत गिरी हूँ बहुत बार, क्योंकि टर्निंग में मैं पैर नीचे रखती थी, क्योंकि मैं साइकिल की आदत थी, और पूरे पैर के छिलके उतर गए मेरे बहुत। तो फिर जब मैं टूर करके आई, तब मैंने सोचा कि जो स्ट्रगल मैंने की है वो बाकी लड़कियां ना करें। फिर मैंने तब सोचा था कि मैं सिखाऊं, क्योंकि अगर ये मेरी जरूरत हुई है तो बाकी लड़कियों की भी जरूरत होगी। लेकिन शायद 2017 में इतनी नीट नहीं थी लड़कियों की, तो मेरे पास सिर्फ एक ही लड़की थी। फिर मैंने कहा चलो 2019 तक मैंने मैं हार चुकी थी कि मुझे नहीं करनी है। फिर मैंने कहा नहीं यार, चलो एक और ट्राई करती हूँ, क्योंकि अब तो फ्यूल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब 60 रुपीज का फ्यूल था 1 लीटर, अब 200 का फ्यूल 1 लीटर हो गया था 2019 में। जब मैंने दोबारा स्टार्ट की तो मेरे पास दो से स्टार्ट की थी, जो सिर्फ 2 स्टूडेंट मेरी 4 महीने थी। और एक 1 टाइम फी लेती हूँ मैं, एक टाइम फी में जब तक आपको टाइम लगे, मतलब एक टाइम पीरियड नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैंने 7 दिन रखा था, 14 डेज रखी थी, तो उसमें ये था लड़कियां ना जज्बात में आती थी कि उनके दिमाग में ये भी था यार ऑफिस भी जाना है, मुझे चोट भी ना लगे, मेरी फैमिली भी है, तो और ये था कि मैं गिरूं भी नहीं। तो फिर अब मैंने जो इसको एक समराइज करके लड़कियों के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं रखा है, 1 टाइम फी है, और जब तक आपको टाइम लगे मैं सिखाती रहूंगी। साइकिलिंग पहले कराती हूँ कि साइकिलिंग जितनी अच्छी साइकिलिंग उतनी अच्छी बाइक आप चला लोगे, क्योंकि जब एक लड़के को साइकिल नहीं आती, बैलेंस नहीं आता उसको आप, लेकिन अब साइकिल को आप चलाने लगते, साइकिल आपको लेके जा रही है, तो अब तो आप बाइक नहीं चला सकते ना, बाइक चलाओगे बाइक आपको पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। चलें ठीक है मरीना, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही बहुत, और आपको मैं बिल्कुल विश करूंगी गुड लक कि आप आगे और कुछ जो करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, और हमारे यहाँ की और लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिले आपसे, क्योंकि वाकई में एक इंस्पिरेशन इंसान है आपने खुद भी ये स्टेप लिया और लोगों को भी इंस्पायर कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और इसके साथ ही अपना पाकिस्तान का टाइम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिए और इंस्पिरेशन लीजिए ऐसे लोगों से जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।